सभी को मेरा शैलजा सक्सेना। आप फीजी में आर्थिक और सामाजिक स्तर पर होने वाले भेदभाव या भावनाएं जो भी चीज़ें चलती हैं, स्थितियां जो होती हैं, वो सब बाकी के देशों से इतनी अलग होंगी कि अमेरिका में रहने वाला व्यक्ति या कनाडा में रहने वाला व्यक्ति उसको पूरी तरह से नहीं समझे। हिंदी के प्रचार प्रसार के कामों से जुड़ने के बाद जो कुछ भी थोड़ा सा समय उन्हें मिल पाता है, उसमें वे अपना लेखन का कार्य करते हैं और ये काम आसान नहीं होता। सभी को मेरा नमस्कार। मैं शैलजा सक्सेना। आप सबका इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं फिरोज़ जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे वाङ्मय पत्रिका में आज बातचीत करने के लिए आपके सामने बुलाया और ये अवसर दिया। मेरा विषय दिया गया है भारत वंशियों के रचना संसार के अनुभव। कनाडा में पिछले लगभग 19 सालों से मैं रह रही हूँ और इससे पहले मैं 6 वर्ष अमेरिका भी रह चुकी हूँ और 1 वर्ष इंग्लैंड भी। तो भारत से बाहर इन विभिन्न देशों में रहने से जो मुझे अनुभव हुए बहुत सारे, और रचनाकारों के साथ मिलने और उनकी रचनाओं के माध्यम से उनको जानने और उनके इतिहास को जानने का जो मुझे अवसर मिला, उनमें से कुछ चीज़ें मैं आज आपके साथ साझा करना चाहूँगी। तो सबसे पहले मैं फिर से धन्यवाद करते हुए और आप सभी का स्वागत करते हुए मैं आप लोगों को फिर धन्यवाद देती हूँ कि अपने व्यस्त जीवन में से और रविवार की रात्रि में से और हमारे यहाँ की सुबह में से आप समय निकाल करके इस कार्यक्रम से जुड़े हैं और मुझे सुन रहे हैं। आशा है कि आज की ये बातचीत हमारी जो है वो आपको पसंद आएगी। कल पुष्पिता जी ने फीजी, सूरीनाम, ट्रिनिडाड, मॉरिशस, गयाना आदि की धरती पर भारतवंशियों द्वारा सांस्कृतिक धरोहर को संभाल कर रखने और आगे बढ़ाने वाले लोगों से परिचय करवाया। परिचय कनाडा और थोड़ा सा अमेरिका के संसार से कराने जा रही हूँ। रचना संसार में अनुभवों के कई आयाम और स्तर होते हैं, इसलिए मैं भी आज के वक्तव्य में इस अनुभव यात्रा में आपका परिचय भारतवंशी रचना संसार के अनुभवों के कई आयामों से करवाना चाहती हूँ। देखिए, रचना एक संश्लिष्ट प्रक्रिया है, ठीक है ना। हम सभी लिखना पढ़ने वाले लोग इस बात को जानते हैं कि एक रचनात्मक विवेक होता है जो अवचेतन से लेकर चेतन तक दौड़ता हुआ विषय को जांचता, परखता, लेखक से अपने आप को लिखवा लेता है। जब कभी कोई पूछता है ना कि आपने कैसे लिखते हैं, तो लेखक कहता है बस लिखा गया, उतर आई कविता। तो ये संवेदनात्मक शब्द उस पूरी प्रक्रिया को कागज पर उतार लेते हैं। हिसाब से 5 मुख्य स्तंभों पर खड़ी होती है। एक तो अपनी जमीन की सच्चाई, दूसरा कल्पना, फिर बुद्धि तर्क, फिर संवेदना और आखिर में आदर्श। क्या होना चाहिए, कैसी एक कल्पना हमारे दिमाग में आदर्श की एक रहती है, उस सबको। इसलिए लेखक के रचना संसार के अनुभव जगत में बहुत सारे आसमानों के का फैलाव, बहुत सारी ज़मीनों की हरियाली और बहुत सारी नदियों का पानी रहता है। उसकी कलम से जो इंद्रधनुष निकलते हैं, उनका फैलाव भी इसी तरह समय के एक छोर से दूसरे छोर तक, जमीन के एक टुकड़े से लेकर दूसरे टुकड़े तक फैला रहता है। वंशियों का रचना संसार अपने पैरों के निशानों से भरे पीछे छूट गए आंगन से लेकर नए जमीन पर दौड़ते हुए पैरों के या पांवों के बीच से उगता और पनपता है। लेखक जब लिखता है तो केवल उस विषय के बारे में आंखों के सामने होता है, बल्कि उसके लिखे में उसकी स्मृति से निकलकर न जाने कितने पिछले युग, उनसे जुड़े वाक्य, सूत्र, चरित्र, घटनाएं, दृश्य, सुख दुख, संघर्ष, यातनाएं,
समाज, प्रकृति और उन सब के प्रति लेखक की एक प्रतिक्रिया साथ साथ चले आते हैं। ये लेखक के भारतवंशी लोग भारत छोड़कर बाहर तो आते हैं, लेकिन भीतर के भारत को वे दुगनी ताकत से पकड़ लेते हैं और कोशिश करते हैं कि नई जमीन पर अपना देश बनाया जाए। इस तरह पूरी दुनिया पे प्रवासियों ने न जाने कितने भारत बना डाले हैं। भारतवंशी व्यक्ति के भीतर देश को छोड़ने का दुख और नई जगहों पर अपने सपनों का घर बसाने की उमंग एक साथ चलती है। उसमें सपने टूटने की चोट भी और सपनों को फिर से खड़ा करने की ताकत और साहस भी साथ साथ दिखाई देता है। उसकी रचनाओं में हमें ये विरोधी भाव दिखाई देते हैं। भारत के बाहर लिखे जाने वाले साहित्य को भारतीय आलोचकों ने प्राय प्रवासी साहित्य का नाम दिया है, और प्रवासी साहित्य मेरे हिसाब से पूरी तरह से भारत से बाहर रहने वाले साहित्य को व्याख्यायित नहीं करता, क्योंकि हर देश की जीवन शैली, राजनीतिक स्थितियां, सामाजिक संदर्भ अलग अलग होते हैं, अतः वहाँ का साहित्य भी अलग ही होता है। फिजी में आर्थिक और सामाजिक स्तर पर होने वाले भेदभाव या भावनाएं, जो भी चीजें चलती हैं, स्थितियां जो होती हैं, वो सब बाकी के देशों से इतनी अलग होंगी कि अमेरिका में रहने वाला व्यक्ति या कनाडा में रहने वाला व्यक्ति उसको पूरी तरह से नहीं समझ सकता। वैसे सुन सकता है, आंकड़ों के आधार पर जान सकता है, पर समझने के लिए वेदना चाहिए ना, वो उसके पास नहीं होती। अतः ऐसा होता है कि भारत में रहने वाले जब विद्वान या लेखक भारतवंशियों के साहित्य को उसकी आलोचना करते हैं, उसको अपने मानदंडों पर जब उतारना चाहते हैं, तो कई बार वे उसके साथ न्याय नहीं कर पाते। अमेरिका का साहित्य, मॉरिशस का साहित्य, ये सब अलग अलग साहित्य हैं। तो मेरे हिसाब से इन सब साहित्यों को देशों के आधार पर ही देखना चाहिए। जैसे कनाडा का हिंदी साहित्य, अमेरिका का हिंदी साहित्य या ब्रिटेन का हिंदी साहित्य, इसे हम एक मुख्य शीर्षक भारतवंशियों का हिंदी साहित्य या भारतेतर हिंदी साहित्य कह सकते हैं। लेकिन बाद में फिर देशों के हिसाब से अगर हम उसका उपशीर्षक में विभाजन करें, तो उससे हम देश विशेष की संस्कृति, उनकी समस्याओं, उसकी राजनीतिक समझ और उसके बीच प्रवासी लेखक का जो संबंध है, उसको हम समझ सकते हैं। तो व्यक्ति, समाज और इतिहास का जो त्रिकोण आधुनिक युग में हिंदी साहित्य ने ये मंत्र दिया था, उसको हम उस देश विशेष के संदर्भ में बहुत अच्छी तरह से व्याख्यायित कर सकते हैं। इससे हम साहित्यकारों को भी न्याय मिलेगा। अच्छा, इन सारी बातचीतों के कि कैसा साहित्य लिखा जा रहा है, इन सारी बातचीतों के बीच सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात ये है कि भारतवंशी रचनाकार हैं कौन, किस पृष्ठभूमि में ये काम कर रहे हैं। तो में हिंदी का लेखक तो प्राय 95 से लेकर 98% तक वो व्यक्ति होता है जो विश्वविद्यालय तक हिंदी पढ़कर निकला है, या हिंदी का अध्यापक है, स्कूल में पढ़ाता है, या हिंदी अनुवाद से, पत्रकारिता के सेवाओं से जुड़ा हुआ होता है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं कि जो इंजीनियर हों, डॉक्टर हों और लेखन के साथ कर रहे हों, जबकि विदेशों में ऐसा नहीं होता। इंजीनियर, डॉक्टर, बैरिस्टर, व्यापारी हिंदी लेखन, भारत में कक्षा तक हिंदी पढ़ी है, और लेके के प्रति अपने रुझान के कारण, अपने प्रेम के कारण वे रचना क्षेत्र में उतरे, और साथ ही साथ हिंदी के प्रचार प्रसार का काम भी उन्होंने संभाला। अपने बच्चों को, अगली पीढ़ी को हिंदी से जोड़ने के लिए उन्होंने मंदिरों में या सामुदायिक स्कूल जो होते हैं, कम्युनिटी स्कूल्स जो होते हैं, उनको प्रारंभ किया, और जिसमें उन्होंने हिंदी पढ़ाना भी प्रारंभ किया। तो अपने व्यस्त व्यावसायिक जीवन से समय निकाल, घर के बाहर की सारी स्थितियों के बीच अपने पाँव को जमाने की कोशिश करते हुए हिंदी के प्रचार प्रसार के कामों से जुड़ने के बाद जो कुछ भी थोड़ा सा समय उन्हें मिल पाता है, उसमें वे अपना लेखन का कार्य करते हैं। और ये काम आसान नहीं होता, क्योंकि भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार का काम कोई लेखक नहीं करता इस तरीके से।
उनका 3 ही काम होते हैं, किताबें पढ़ना, किताबें लिखना और किताबें छपवाना। यही 3 मुख्य काम होते हैं। पर विदेश में रहने वाले हिंदी प्रेमियों को तो हिंदी साहित्य भी पढ़ने के लिए अधिक मात्रा में नहीं मिलता। ये मैं आज से कुछ समय पहले की बात कर रही हूँ। उस समय भी वो जो हिंदी का ज्ञान था वो भी अधिक नहीं बढ़ा पाते थे कि कौन से नए लेखक लिख रहे हैं, आलोचक क्या कह रहे हैं, कविता की राजनीति और राजनीति की कविता कौन सी चल रही है, इन सब चीज़ों के बारे में वे नहीं जानते थे। लगभग 10-15 वर्षों से ऐसा हुआ है कि हिंदी साहित्य की कुछ सामग्री अंतर्जाल पर, इंटरनेट पर उपलब्ध होने लगी है। अन्यथा एक दूसरे से मांग कर हिंदी किताबें पढ़ना या कई सालों पहले की गई भारत यात्राओं में खरीदी हुई पुस्तकों को और पत्रिकाओं को बार बार पढ़कर संतुष्ट होने की बात जो ये वयोवृद्ध साहित्यकार हैं आज के, वो आज भी नहीं भूले हैं। और विदेशी पुस्तकालयों में भी अच्छे हिंदी साहित्य का अभाव रहता है। ये खासतौर से मैं कनाडा की बात कह रही हूँ और अमेरिका के कुछ क्षेत्रों में भी मुझे ये स्थिति देखने को मिली थी। आज इंटरनेट के पर जो हमें सामग्री मिलती है उसके कारण हम लोग, भारत से बाहर रहने वाले लोग, भारत के में लिखे जाने वाले साहित्य से अधिक जुड़ पा रहे हैं और इस कारण से हमारे लेखन पर भी उन सारे विकास का प्रभाव अब पड़ने लगा है। और पिछले 3-4 महीनों से ये कोरोना काल जो शुरू हुआ है उसमें तो पूरे का पूरा एक युग इन 3 महीनों में समा गया है। जो काम हम वर्षों में नहीं कर पाए थे, आप सबसे जुड़ने का और इस तरीके बार बार आकर के गोष्ठियों के माध्यम से विभिन्न देशों से आकर के आप लोगों के सामने बातचीत करने का जो काम हम नहीं कर पाए, 3 महीनों में ये काम बहुत अधिक हो रहा है और हमें भी आप सबको सुनने का मौका मिल रहा है, बात करने का मौका मिल रहा है। इससे कि आदान प्रदान की, ये संवाद की जो प्रक्रिया बहुत अच्छी शुरू हुई है, उससे भारतवंशियों के लेखन कार्य में बहुत असर उसका दिखाई देगा। ये सच है कि अब मैं वापस उस विषय पे आती हूँ कि कनाडा में जो भारतेतर हिंदी साहित्य जब शुरू हुआ तो प्राय अपनी शौक या रुचि की पूर्ति के लिए प्रारंभ हुआ। अब सीधा सा गणित है कि अपने शौक के लिए लिखने वाले लेखक जो लिखने वाले, पढ़ने वाले ऐसा तो नहीं कर सकते, लेकिन इसके बाद भी अपने शौक के लिए लिखने वाले जो लोग हैं उनके लेखन को और उनके अनुभवों को हल्के में नहीं लेना चाहिए हमको, क्योंकि यह लेखन अनुभव का सत्य है। इसमें कथ्य का चमत्कार नहीं है, शिल्प का आडंबर नहीं है। इसमें एक प्रवासी की जीवन स्थितियों की सही सही व्याख्या है। यही लेखन वह दस्तावेज है जो 20 के अंत में और 21वीं शती के प्रारंभ में भारतीयों की भारत से बाहर के देशों में उनकी स्थिति और संबंध और उनकी कितनी स्वीकृति हो रही थी उसके सही चित्र को प्रस्तुत करता है। दरअसल यह दुनिया के सांस्कृतिक संक्रमण यानी क्रॉस कल्चर रिलेशनशिप, उसके संबंध को और उसके काल के प्रारंभ का इतिहास है और अपनी जमीन के सच को वो बिना लाग लपेट के कह रहा है। अब इस सच का अपना ही है, भारत के आलोचक की मान्यता दें या ना दें, लेकिन इसकी रक्षा की जानी चाहिए। इसे पढ़ने के लिए उपलब्ध कराना चाहिए और इसे जांचने के भी भिन्न मानदंड होने चाहिए। हर हिंदी लेखन भारत के आलोचक की पहरेदारी से होकर गुजरे ये जरूरी तो नहीं। चलिए सबसे पहले मैं आपका परिचय कराती हूँ कनाडा के रचना संसार से और फिर हम उसके अनुभवों की जमीन को खंगालेंगे। तो कनाडा में हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो करीबन 60-70 वर्षों का है। पहले कविता अधिक लिखी जाती थी, पर अब तो गीत, नवगीत, कहानी, लेख, हाइकू, ताका, चौका, संस्मरण, लघु कथा, उपन्यास, व्यंग सभी विधाओं में बहुत कुछ लिखा जा रहा है। पहला हिंदी पाक्षिक विश्व भारती नाम से यहाँ सरदार रघुवीर सिंह जी ने 1976-77 में टोरंटो से प्रारंभ किया था। इसमें धार्मिक सांस्कृतिक सूचनाओं की ओर जोर दिया गया। इसमें यहाँ के जो वयोवृद्ध और वरिष्ठ साहित्यकार हैं डॉक्टर भारतेंदु श्रीवास्तव, उन्होंने बहुत सारे हिंदी भाषा शिक्षा से संबंधित लेख लिखे और 1982 में हिंदी परिषद टोरंटो का भी अध्यक्ष सरदार रघुवीर सिंह जी ही थे।
1983 में हिंदी लिटरेरी सोसाइटी ऑफ कनाडा की स्थापना की गई और इसमें स्वर्गीय डॉक्टर त्र्यंबकेश्वर द्विवेदी जी मॉन्ट्रियल से उसके अध्यक्ष बने। और फिर मैं ये नाम ले रही हूँ क्योंकि ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है। ये कनाडा के आज के हिंदी साहित्य की नींव है। इस नींव पर हम आज के साहित्यकार अपनी रचनाएं कर रहे हैं, इसलिए बहुत आदर और सम्मान के साथ मैं इन रचनाकारों के नाम आप तक पहुंचा रही हूँ, ताकि आप जान सकें कि कनाडा का इतिहास क्या है। और फिर ये जो हिंदी लिटरेरी सोसाइटी ऑफ कनाडा थी, उसके जो बाद में अध्यक्ष हुए आचार्य श्रीनाथ द्विवेदी, जो ब्रिटिश कोलंबिया में आज भी काम कर रहे हैं, और उन्होंने बहुत सारे संकलनों को निकाला है जिसमें आप कनाडा के और उत्तरी अमेरिका के रचनाकारों को देख सकते हैं। और फिर हिंदी संवाद नाम की एक त्रैमासिक पत्रिका छपी जो लगभग 15 साल तक चली। और 1990 के आसपास संगम नाम का एक पाक्षिक पत्र भी उमेश विजय जी ने निकाला जो कई सालों तक चला। और इसी समय रेडियो पर भी एक भजन माला का प्रसारण हुआ जो कि बहुत लोकप्रिय हुआ। ATN चैनल का प्रारंभ हुआ जिसे चंद्रशेखर जी चलाते हैं, और चैनल आज बहुत लोकप्रिय है। हिंदी चेतना त्रैमासिक का संपादन 1998 में श्याम त्रिपाठी जी ने शुरू किया, और बहुत मेहनत से उन्होंने पत्रिका निकालनी शुरू करी जो आज भी चल रही है, बहुत लोकप्रिय है और यहाँ के साहित्यकारों को बाहर से जोड़ती है। और बाद में इसमें सुमन कुमार घई जी ने और सुधा ओम ढींगरा जी ने भी योगदान दिया। सुमन कुमार घई जी साहित्यकुंज.net पिछले 17 सालों से लगभग इस पत्रिका का, वेब पत्रिका का संपादन कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे भारत के लेखक और कनाडा के, अमेरिका के लेखक लिख रहे हैं। और अभी कुछ वर्षों से सुधा ओम ढींगरा जी ने भी विभूम स्वर पत्रिका अमेरिका से निकालनी प्रारंभ की है। तो उसके बाद ये हुआ कि हिंदी परिषद, हिंदी साहित्य सभा का गठन हुआ 1999 में। 12 परिवार मिले, ने कहा कि हम अपने बच्चों को भी हिंदी पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, और हम आपस में भी कविता, कहानी आदि के बारे में बातचीत करेंगे, लिखेंगे। तो 12 परिवारों ने ये प्रारंभ किया, जो कि आज भी ये संस्था चल रही है। तो 1999 में डॉक्टर भारतेंदु श्रीवास्तव, अरुणा भटनागर जी, ब्रजकिशोर कश्यप जी, राज कश्यप जी, विजय विक्रांत जी, आशा बर्मन जी, अचला दीप्ति कुमार, शैल शर्मा जी, कैलाश भटनागर, प्रमिला भार्गव और डॉक्टर ओमकार प्रसाद द्विवेदी, भगवत शरण श्रीवास्तव जी, इन लोगों ने सबने प्रारंभ किया। और इन लोगों की कुछ पुस्तकें भी कुछ लोगों की छपी, और भारतेंदु जी ने तो बाद में महाभारत का जो पद्य में सरल अनुवाद भी उन्होंने किया है, और वो आज भी सक्रिय हैं। 2008 में सुमन कुमार घई जी, विजय, डॉक्टर शैलजा सक्सेना यानी मैंने, हम लोगों ने हिंदी राइटर्स गिल्ड के प्रारंभ किया, और आज इसमें बहुत सारे लोग हैं, हमारे लगभग 12 लोग हैं जो कि बहुत सक्रियता से हिंदी साहित्य की सेवा कर रहे हैं। हर महीने हम लोग मिलते हैं, बातचीत करते हैं, और पिछले 5 वर्षों से ही काम चल रहा है। अब तक 15 किताबें भी हम लोगों ने यहाँ से छापी, और करीबन 11 नाटक भी, रश्मि रथी, अंधा युग, सूरदास, संत जनाबाई, इन सब का मंचन किया। और यहाँ के कुछ लोगों के मैं आपको किताबों के नाम भी बताना चाहती हूँ, और फिर हम अनुभवों पर आते हैं। तो यहाँ पे हाइकू की किताब निकाली कृष्णा वर्मा जी ने, अंबर बांचे पाती, मानुषी चटर्जी ने गीत और नवगीत पर काम किया, उन्मेष, आशा बर्मन जी की कही अनकही कविताओं की किताब निकली, और पूनम चंद्रा मनु की जज्बात, दीप्ति अचला कुमार जी की विविध रंग, जसबीर काल रवि जी ने रबाब और अमृत उपन्यास भी लिखा, निर्मल सिद्धू जी का निर्मल भाव, शरण श्रीवास्तव जी का मृत तृष्णा, पाराशर गौड़ जी का उकाल अंदार, और मेरी किताब क्या तुमको भी ऐसा लगा कविता संग्रह, पंकज शर्मा जी की आवाज़, गज़ल, सफ़र, अनिल पुरोहित जी, रीनू पुरोहित जी के उपन्यास सिंदूर की वक्र रेखा, मीना चोपड़ा जी, संदीप कुमार त्यागी, रेणुका शर्मा आदि बहुत सारे लोग हैं। और डॉक्टर शिवनंदन सिंह यादव जो यहाँ के वरिष्ठ और एक रचनाकार हैं, उन्होंने भी अपनी 3 कविता संग्रह निकाले। 400 से अधिक कविताओं का संग्रह एक एक किताब में है, चंदन वन आदि। और हरिशंकर आदेश जी जो यहाँ के नींव हैं, और ट्रिनिडाड और अमेरिका में भी उन्होंने किया है, उन्होंने अब तक 8 बड़े महाकाव्य भी लिखे हैं, और 300 से अधिक रचनाओं का उन्होंने प्रकाशन किया है। तो मित्रों, ये बहुत सारे नाम हैं जो कनाडा में बहुत सक्रियता से उन्होंने काम किया, और आज भी बहुत सारे लोग इनमें से सक्रिय हैं, काम कर रहे हैं।
इन नाटकों के माध्यम से, पुस्तकों के प्रकाशन के माध्यम से हम लोगों ने इंडियन डायस्पोरा, भारतीय डायस्पोरा को अपने साथ जोड़ने की चेष्टा करी। बच्चों को मंच दिया। होली पर और सितंबर 14 भारत जो हिंदी दिवस होता है हमारा, उसमें बच्चों को मंच दिया। स्कूलों में यहाँ पे हिंदी पढ़ाई जा रही है। लगभग 66 मंदिर हैं वहाँ पे, उनमें से कम 15 से 20 मंदिरों में हिंदी पढ़ाई जाती है। तो ये प्रचार प्रसार का काम, हिंदी लेखन का काम, ये सब एक रचनाकार के अनुभव का संसार बनाते हैं। तो ये पूरा रचना संसार था। अब मैं आती हूँ अनुभवों के बात पर। तो अनुभव, जैसा कि पहले मैंने कहा था कि बहुत सारी चीज़ों से मिलते हैं, बहुत सारे आयाम होते हैं इसके। तो कुछ हिस्से मैं आपको पॉइंट दर पॉइंट ले चलती हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको कहूँगी कि मेरे देश की धरती। किसी भी भारतवासी के लिए भारत से बाहर आने पर अपने देश की धरती, अपने संबंध बहुत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। प्राय हिंदी आलोचकों ने, जब भी मैंने पुरानी आलोचनाएं पढ़ी, अब तो मेरे ख्याल में पिछले 3 महीनों में तो कम से कम इतनी सारी जानकारी भारतवंशियों की बाहर आई है कि अब तो विचार इस बारे में बदला ही होगा, मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि हमारे उदारमना भारतीय आलोचक और भारतीय पाठक इस चीज़ को देख रहे होंगे कि कितनी मेहनत से भारतवंशी काम कर रहे हैं, तो उनका विचार ज़रूर बदला होगा। लेकिन पहले ये प्राय कहा जाता था कि भारत से बाहर रहने वाले जो लोग हैं वो बस पुरानी यादों को ही दोहराते रहते हैं, नॉस्टैल्जिया में जीते हैं, और नकार के भाव से ये वाली बात कही जाती थी। कहते थे कि भाई तुम अपनी जो स्थानीय समस्याएं हैं उन पे लिखो। ये बात उनकी जो मांग थी वो जायज़ है, लेकिन ये काम कहानियों में, लेखों, उपन्यास आदि में ज़्यादा हो पाता है, गद्य में ज़्यादा हो पाता है। कविता, गज़ल, गीत, हाइकू, पद्य में ये बातें इतनी आसानी से संभव नहीं हो पाती। विचार के स्तर पर तो ये आसान होता है कि आप जिस ज़मीन पर बैठे हैं उसकी हकीकत बयान करें, लेकिन भाव के स्तर पर आप चीज़ों को खंडों में बांट सकें, ऐसा कहाँ हो पाता है कि हम कहें कि ये भाव भारत में रहने वाला भाव है, और ये ब्रिटेन में रहने के से उपजा हुआ भाव है, ये कनाडा का भाव है, और हमने जब जिस भाव की कविता लिखनी चाहिए शेल्फ पर से हमने वो भाव उठाया और उसकी कविता लिख दी। इस तरीके से काम कविता में कहाँ हो सकता है। भाव एक बहती हुई हवा है जिसमें अतीत की खुशबू उसके साथ बहती हुई आती है, और भविष्य की कल्पनाएं भी किन्हीं परतों में छिपी रहती हैं। जो लोग भारतवंशियों को नॉस्टैल्जिक होने के लिए कहते हैं, उनसे पूछा जाए कि क्या वो अपने बचपन की, उससे जुड़ी हुई खट्टी मीठी यादों की, अपने रिश्तों से सीखे हुए सूत्रों को क्या वो भूल सके हैं। यहाँ तक कि घर के नौकर नौकरानियों की बातें तक भी कहानियों में और अपनी कविताओं तक में भी, संस्मरणों में वो चीज़ें आ जाती हैं। जब भारत में रहते हुए आप उस चीज़ को नहीं भूल सके, तो भारतवंशियों से ये उम्मीद करना कि वो केवल अपने स्थानीय ज़मीन की बात लिखें और नॉस्टैल्जिक ना हो, ये बात कुछ जमती नहीं है। लेकिन कालखंड के आधार से हम किसी भी कवि में अगर हम एक लाइन देखें ना, प्रोग्रेशन लाइन अगर हम देखें, तो शुरू के वर्षों में वो अपनी ज़मीन के बारे में, यानी भारत के बारे में बहुत कुछ लिखता है, और फिर धीरे धीरे वो दूसरी जो अपनी आसपास की जो हकीकत है, अपने आसपास का जो सच है, उससे वो जुड़ने लगता है। इस बात को ऐसे समझें कि जैसे बच्चा माँ के गर्भ से बाहर जब आता है तो उसे कस के हम कपड़ों में लपेट कर रखते हैं ताकि गर्भ के भीतर का सा वातावरण अनुभव करे, और फिर थोड़ा समय होता है, हाथ पांव मारने लगता है, तो उसको बाहर निकाला जाता है। इसी तरह से भारतवंशी होता है कि जो अपने को मिट्टी की, अपने घर की यादों में, उसके खोल में अपने आप को वो सुरक्षित रखने के लिए कोशिश करता है शुरू में, और फिर नए माहौल पर में वो लिखना शुरू करता है जब वो मानसिक रूप से दृढ़ होने लगता है। वो बढ़ते हुए बच्चे की तरह से आंखें फैलाकर, हाथ पांव मारकर देखता है, और फिर वो इस पे लिखना शुरू करता है। लेकिन उसकी गर्भनाल जो होती है वो अपने देश से जुड़ी ही रहती है। इस तरह वो अपनी संस्कृति को आगे भी बढ़ाता है, दूसरी पीढ़ी को देने की चेष्टा करता है। दिवाली, जन्माष्टमी, इन सब त्योहारों को मनाता है। तो इन सारी बातों के बीच वो अपने बचपन को भी याद करता है। अब अगर आलोचक ये कह के इस सारी कविताओं को, संवेदनाओं को, भावों को खारिज कर दें कि ये नॉस्टैल्जिक है, तो बहुत सारी गहरी मार्मिक अनुभूतियाँ भी खारिज हो जाएंगी।
मुझे कनाडा की प्रतिष्ठित हमारी जो साहित्यकार हैं अचला दीप्ति कुमार जी, जो 60 के दशक से यहाँ रह रही हैं, उनकी कविता साथ ही बहुत मन को बांधती है। मैं आपके साथ उसे साझा करती हूँ। वो कहती है कि रहने दो प्रिय, रहने दो प्रिय, मत लो मेरी लोहे की बेडौल कढ़ाई। ये छिछली सी बड़ी कढ़ाई दादी ने माँ से पाई थी। भारत छोड़ चली थी जब मैं, साथ इसे भी ले आई थी। अपनी गोल तली के कारण यहाँ न चूल्हे पर टिकती थी। असम आंच लगने के कारण खाद्य वस्तु बहुधा जलती थी। केवल यही नहीं, देखो तो कितने सारे इसके साथी। पीतल का बदरंग सरौता, धार नहीं जिसमें है बाकी। टेढ़ी सी वह माँ की सरसी, पकड़ नहीं जो कुछ भी पाती। हरदम जाती बिन हत्ते का बड़ा भगौना, जिसका ढक्कन बदल गया है। नहीं जानते तुम इनसे यह जीवन कितना संभल गया है। ये मन का संभलना बर्तनों से, माँ की खरीदी साड़ियों की याद से, या बच्चों को दिए गए उपहार से, या पत्रों से बेहद बेहद ज़रूरी है। भारतवंशी इन चीज़ों को, इन अनुभवों को अपनी कविताओं में लिखता है, जिससे उसका मन संभल पाता है, उसका जीवन नई ज़मीन पर संभल पाता है। तो विदेश में रहते हुए यहाँ के संघर्षों को भी वह लिखता है, ताकि विदेश में आने के लिए जो ललकते हुए मन है ना भारत की ज़मीन पर, वो भी अपने पांवों को बांध कर इन संघर्षों को अच्छी तरह से समझ लें, परख लें, और फिर उसके बाद बाहर निकालें अपना पैर। तो एक दूसरी चीज़ भी मुझे दिखाई देती है, जो अनुभव में दिखाई देती है। आज के समय में तो नहीं, 1990-92 के आसपास से बहुत सारे भारतीय भारत बाहर आना शुरू हुए, कंप्यूटर की दुनिया शुरू हुई, Y2K का ज़माना शुरू हुआ। तब सभी के मन में, भारत में रहने वाले सभी लोगों के परिवारों के मन में ये इच्छा जागनी शुरू हुई कि बाहर जाकर के हमारा लड़का या हम अपनी किस्मत आजमाएं और काम करें। लेकिन उससे पहले जो 50, 60, 70 के दशक में लोग आ रहे थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे, तो उनके मन में अपराध बोध था, क्योंकि भारत के परिवार जो थे उनके, वो कहते थे कि अरे तुम अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए हमको छोड़ के जा रहे हो, और बाहर रह कर के तुम्हें तो डॉलर कमाने हैं और अपनी स्थिति बेहतर करनी है, लेकिन तुम माँ बाप का ध्यान नहीं रखोगे। और उस समय पे संचार के भी इतने सारे साधन नहीं थे कि व्हाट्सएप कर लिया, चिट्ठी आती थी, महीने में 15 दिन में एक बार चिट्ठी आती थी, तब तक सारे हालात भी बदल जाते थे। तो कैसे अपनी बात रखें? तो भारत से बाहर रहने वाला व्यक्ति भी दुखी, और भारत में रहने वाले उसके माता पिता भी दुखी, और प्राय भाई बहनों के मन में भी ये आता था कि नहीं, ये तो अपने अवसरवादी हो गए, ये लोग तो चले गए। तो बहुत सारी कविताएं ना, वो नॉस्टैल्जिया जो था जिसके बारे में मैं आपसे बता रही थी, उसमें अपराध बोध की भावना भी आई। तो अक्सर हमें कवियों की रचनाओं में सफाई भी देने का भाव मिलता है पुरानी कविताओं में। लगभग 50 वर्षों पहले कनाडा की जो हमारी प्रतिष्ठित लेखिका हैं आशा बर्मन जी, उन्होंने इस भाव को अपनी एक रचना में कहा। वो कहती है कि अपनी पावन धरती को तज क्यों दूर देश में आए हम, जी दोहरा जीवन कब तक, यह भी समझ न पाए हम। आदेश जी इसी बात को कहते हैं, इस अपराध बोध को, कि हमको कहो न अवसरवादी, हम भी भारत की संतान। वो साफ साफ तौर पे कह रहे हैं। यहाँ आशा जी ने जैसे कहा था ना कि हम दोहरे जीवन जी रहे हैं, यहाँ पे वो कहते हैं कि हमको कहो न अवसरवादी, हम भी भारत की संतान। कहूँ भाग्य का धुंधला दर्पण, विदेश आने का आकर्षण, ज्ञान और विज्ञान अध्ययन अथवा जीविकोपार्जन, हम न स्वयं ही उत्तरदायी, हमको लाया है भगवान। फिर बात वहां तक आ गई कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, जहां हमें जाना था वहां हम आ गए। इस तरीके की एक सफाई हमें पुरानी रचनाओं में दिखाई देती है। अब पिछले 15 वर्षों से ये जो अपराध बोध है वो हमें दिखाई नहीं देता। अब केवल बस एक वो भावना दिखाई देती है कि हम घर को एक तरीके से मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। तो इसी में ये अब धीरे धीरे करके, जब से व्हाट्सएप आदि आने लग गया, तब से पत्र लिखने की जो हमारी प्रक्रिया थी
बार बार उन पत्रों को पढ़ने की प्रक्रिया थी, उससे वापस जुड़े रहने की प्रक्रिया थी, उस सब से हम थोड़ा सा दूर हो गए हैं। तो आशा बर्मन जी ही एक कविता में लिखती हैं, वे पत्र माँ के हाथ के, माँ के लिखे वे नीले अंतरदेशीय पत्र, जिनमें अक्षर व शब्द ही नहीं गंध थी स्वदेश की, अल्प समय को ही सही भुला देती दूरी विदेश की। लेकिन अब वो पत्र नहीं आते, अब केवल आते हैं बिल, अब केवल आते हैं प्रचार के फ्लायर्स, जो विज्ञापन के फ्लायर्स। सतीश सेठी जो अभी कुछ समय से यहाँ पे लिख रहे हैं, वो कहते हैं वो बात नहीं अपनी कविता में कि सब कुछ पास है, फिर वैसी बात क्यों नहीं, फिर बाद में बात बदलते हैं कि आज में जियो अपना है अब ये विदेश नहीं। तो देख रहे हैं आप, एक यात्रा है पूरी अपराध बोध की भाव से यहाँ तक कि आज में जियो अपना है ये विदेश नहीं। सुमन जी ने भी त्रिशंकु कविता में ये वाली बात कही कि भूत भूलता नहीं है, वर्तमान पहचानता नहीं है, इस त्रिशंकु में रहूंगा तो कब तक, एक पांव वहां की स्मृतियों में अटका है, दूसरा यहाँ की वास्तविकता में, दो नावों में धरे हैं पांव, निश्चित है डूबना, तो फिर जल में पदचिन्ह छोड़ोगे तो कैसे। जल में पदचिन्ह ना छोड़ें और हम चीज़ों को समझें और विदेश से में रहने वाले लोग भारत में यहाँ की ज़मीन को बता सकें। अनुभवों का दूसरा दौर, दूसरा चरण वहाँ से शुरू होता है कि नए परिवेश और सभ्यता के अनेक संघर्ष भारतवंशियों ने अपनी रचनाओं में लिखे। संस्मरणों में ये वाली बात ज़्यादा आती है। अभी हाल में मुझे यहाँ की जो वरिष्ठ लेखिका हैं इंदिरा वर्मा जी, उनका संस्मरण देखने को मिला। वो लगभग 50 वर्षों से यहाँ पे हैं, तो बड़े सीधे साफ तौर पे वो लिखती हैं कि जब हम यहाँ आए तो शुरू में हमें ये चिंता थी कि कौन इंटरव्यू देने जाएं। आज 2020 में मेरी ये चिंता नहीं है, 2000 में भी ये चिंता नहीं थी, लेकिन 1970 में 75 में जब कोई इंटरव्यू देने जा रही है महिला, तब उसके लिए ये चिंता का विषय था कि पैंट स्कर्ट कभी पहनी नहीं, अब क्या पहन के जाएं। तो उन्होंने लिखा कि मैं तो साड़ी पहनकर चली गई और वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया और उन्हें मेरे कपड़े पसंद आए। मैं आपको ये बात इसलिए बता रही हूँ, छोटी छोटी सी बातें हैं जो भारत में बैठे हुए लोग इस संघर्ष को नहीं समझ सकते, लेकिन ये संघर्ष, ये मानसिक द्वंद्व भारत से बाहर के भारतवंशियों के, चाहे वो अमेरिका में रहने वाले हों चाहे कनाडा में, ये इनका एक अनुभव संसार रचते हैं। ये बातें कहानियों में आती हैं और कई बार ये भी एक समस्या आती है कि हमारे इन अनुभवों से भारत में रहने वाले लेखक या जो विद्वान हैं, वो उनसे जुड़ नहीं पाते। उन्हें ये बड़ी अजीब सी बातें लगती हैं और ना जुड़ पाने के कारण, रोचक ना लगने के कारण, वो कई बार इन अनुभवों को खारिज कर देते हैं, जबकि एक बहुत बड़ा सच है ये हमारे अनुभवों का। मैंने भी अपनी एक कहानी उसका जाना में दिखाया है कि किस तरह से भारत का एक परिवार कस्बे से आता है, परिवेश, भाषा, रोजगार के लिए संघर्ष करता है, और कहानी में ये दिखाया है कि जो पंजाब या उत्तर प्रदेश के छोटे कस्बों से लोग आते हैं। एक बात और बता दूं कि कनाडा पंजाबी बहुल प्रदेश है, देश है, और यहाँ पर जो किसान वर्ग है, बहुत अधिक पंजाबी किसान यहाँ पर आते हैं। तो अंग्रेज़ी भाषा उनको उस तरीके से नहीं आती, और आज बहुत सालों तक रहने के बाद भी अंग्रेज़ी भाषा उस तरीके से नहीं आती। तमिल परिवार जो यहाँ पे रहते हैं, श्रीलंका से आए हुए चीनी परिवार जो यहाँ रहते हैं, उनको भी उस तरीके से अंग्रेज़ी भाषा नहीं आती जैसा कि चाहिए, ज़रूरत होती है कई बार। तो कई बार अपने बच्चों को दुभाषी के तौर पर से इस्तेमाल करते हैं। तो इस कहानी में 13 वर्ष की जो लड़की है बेला, वो अपनी माँ के लिए दुभाषी का काम करती है और अस्पताल जाती है। अपने पिता को किस तरीके से बदलते हुए देखती है कि जो पिता भारत में कभी माँ पर हाथ नहीं उठाता था, खाने पीने की चीज़ों पे बहुत अधिक रोक नहीं लगाता था, अब वो यहाँ पर पैसे पैसे के लिए तरस रहा है। तो ये जो संघर्ष है इस तरीके के, वो यहाँ की सुमन कुमार घई जी ने भी असली नकली नाम की जो अपनी कहानी लिखी है, उसमें 2 पीढ़ियों के दूसरे तरीके के संघर्ष को दिखाया, 2 संस्कृतियों के टकराव को दिखाया। वहाँ पे जो बच्चे हैं वो बड़े दुखी हैं और आपस में बातचीत करते हुए कह रहे हैं कि सच तो यह है कि पैदा तो हम पश्चिमी धरती पर हुए, पर यह भी सच है कि भारतीय सभ्यता से भी हम सके हैं। घर के बाहर अपने मित्रों में चाहे हम कितना भी पश्चिमी आचरण करें, पर दिन के आखिर में हम रहते भारतीय ही हैं।
और नायिका कहती है कि यही तो त्रासदी है, कहने को माता पिता हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं कि हम कहीं पश्चिमी प्रभाव में बिगड़ न जाएं, पर वो इसी कारण हमारी पीढ़ी को उन बेड़ियों में जकड़ देना चाहते हैं जो आजकल भारत में भी युवा वर्ग को नहीं पहनाई जाती। तो जब भारत से बाहर के बच्चे वापस जाते हैं तो वो वहाँ देख करके कि अरे यहाँ तो सारा कुछ बदला हुआ है, बच्चे अंग्रेज़ी में बातचीत कर रहे हैं और स्कर्ट पहन रहे हैं, पैंट पहन रहे हैं, दूसरी तरीके से सोच रहे हैं, यहाँ तक कि क्लबों में भी कई बार जा रहे होते हैं, या अपने परिवार में माता पिता के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, वो कुछ चीज़ें देख करके उन्हें बड़ी हैरानी होती है कि हमारे माता पिता तो भारत से बाहर रह करके हमें इन चीज़ों में जकड़े जाने। तो एक बच्चों के साथ, नई पीढ़ी के साथ भी वो एक द्वंद्व रहता है। और ये संबंधों का सबसे बड़ी बात है, ये संबंधों में एक नई व्याख्याएं उत्पन्न करता है कि हम अपने बच्चों के साथ कैसे रहें, या हमारे माता पिता जो साथ में भारतवंशी लोगों के माता पिता बाहर से रह रहे हैं उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो संबंधों के नए समीकरण भी इन अनुभवों का हिस्सा बनते हैं। अच्छा, होता क्या है कि यहाँ पर परिवार का और सामाजिक सहयोग तो होता नहीं जब बच्चों को बड़ा कर रहे होते हैं, और जब बच्चों को उस समय पे माता पिता भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, विभिन्न क्लासों में लेकर जा रहे हैं, उन सब चीज़ों की बातें कवि अपने रचनाओं में लिखता है कि किस तरीके से काम बहुत सारा है लेकिन समय बहुत कम है, झाड़ू पोंछा तक भी खुद ही करना है, घर के सारे काम खुद करने हैं, उस तरीके से हमें कोई मदद नहीं मिल रही है। लेकिन ये भी एक सच होता है कि जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चों को नौकरी करने के लिए या यहाँ के पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव में उनके साथ ना रहने की बात भी दिखाई देती है। और बहुत सारे कवियों ने इस बात को लिखा, मैंने भी अपनी एक कविता में लिखा। मैं आपसे इस कविता के कुछ हिस्सा शेयर करना चाहती हूँ, साझा करना चाहती हूँ। मेरी कविता है कनाडा में सुबह और दूसरी है आवाज़ें। अकेलापन जो है वो हमारी इस जो ज़मीन का अनुभव का एक बड़ा हिस्सा है। भारत में भी बड़ी पीढ़ी जो हो रही है, वृद्ध होती पीढ़ी अकेलेपन की अनुभव से, विभीषिका से गुजर रही है, और इस अकेलेपन के कारण डिप्रेशन और बहुत सारे प्रकार के मानसिक रोग भी उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर भी जो बड़ी होती पीढ़ी है वो अकेलेपन की विभीषिका से गुजर रही है। ये अकेलापन भारत में शायद कुछ कम हो क्योंकि आपस में पड़ोसियों से बातचीत कर ली, रिश्तेदार आ गए, लेकिन यहाँ पर ये अकेलापन एक बहुत बड़ी समस्या बन करके उभरता है। तो मेरी कविता आवाज़ें कहती है कि दिन रात चलता ही रहता है टीवी उसके कमरे में, विदेशी भाषा में बात करते, नाचते, गाते, हंसते, रोते लोग दिन रात चलते रहते हैं छायाओं से टीवी पर। वह देखती तक नहीं उस तरफ, पुकारती है अपनी जाई आवाज़ों को जो आँखों के रास्ते बाहर निकलती हैं। लाद देती है वह अपनी आवाज़ पर पराई आवाज़ों के लिहाफ और कंबल, दबा देने को अपनी आवाज़ जो दबती तो नहीं पर घुट जाती है कुछ देर को। तो ये अकेलापन भी हमारी रचनाओं का, हमारे रचना संसार के अनुभव का एक हिस्सा बनता है। अच्छा, एक दूसरी जो एक सकारात्मक जो चीज़ है वो दूसरी ये है कि स्त्री पुरुष के, पति पत्नी के संबंधों का समीकरण भी बदल रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि कोई आपको अलग से मदद नहीं मिलती घर के कामों को करने के लिए, तो पुरुष लोग धीरे 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 करके, भारतीय पुरुष जो हैं, जो पहले बिल्कुल काम नहीं करते थे, अब धीरे धीरे घर में मदद करने लगे हैं पत्नी की। वो समझने लगे हैं इन चीज़ों को कि अगर पत्नी बाहर काम कर रही है और सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक घर से बाहर है तो उसे मदद चाहिए। जब तक साथ में रहते हैं तो वो मदद कराते हैं, चीज़ों के साथ संभलवाते हैं। तो स्त्री पुरुष का एक सहयोगी भाव का जो समीकरण है वो भी हमें दिखाई देता है। साथ ही एक बात आपको बताऊं कि जो बड़ी बड़ी घटनाएं घटती हैं, उनका जो भारत से बाहर घटनाएं घटती हैं, उनका प्रभाव भारत में रहने वाले लोगों पर उतना अधिक नहीं पड़ता जितना कि यहाँ रहने वालों का। जैसे कि 9/11 की घटना, 2001 में आतंकवाद की घटना घटी और उसने सारे विश्व को प्रभावित किया, लेकिन जो अमेरिका और कनाडा में रहने वाले लोग हैं उनको और उनकी नौकरियों को आदि को जिस तरह से प्रभावित किया, उस तरीके से भारत को प्रभावित नहीं किया। या 2008 का जो हमारा रिसेशन आया,
उसने प्रभावित नहीं किया। तो इन घटनाओं के माध्यम से भी जो सामाजिक संबंध हैं, स्त्री पुरुष के संबंध हैं, वो बदलते हैं, क्योंकि स्त्री भी उसी तरीके से जिम्मेदारी से घर से बाहर काम करने निकलती है। और अगर किसी की नौकरी चली गई, किसी पुरुष की नौकरी चली गई और स्त्री घर चला रही है, तो उसे उसमें हेटी नहीं समझी जाती। सुमन जी की एक कहानी है, बहुत प्रचलित हुई, चर्चित हुई वो कहानी, सुबह 7:30 से पहले। उस कहानी में पुरुष को, पति को नौकरी नहीं मिल पा रही नौकरी छूटने के बाद, लेकिन स्त्री की नौकरी चल रही है। तो पुरुष ने बहुत सहजता से ये जिम्मेदारी उठा ली कि वो सुबह उठ करके चाय नाश्ता बनाए, पत्नी के कपड़े आयरन कर दे। लेकिन जो पुराने, जो उसके ससुर जी हैं, पुराने विचारों वाले, वो ससुर जी इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते, और वो अपने दामाद को कहते हैं कि तुम डांट के रखा करो अपनी पत्नी को, क्योंकि तुम पुरुष हो। लेकिन पति और पत्नी बहुत सहजता से इस नए संबंध को अपनाते हैं। तो ये एक समीकरण जो हमें भारत में शायद अभी नहीं देखने को मिलता, ये रचना संसार का, हमारे अनुभव का एक अंग बन रहा है। मैं ये, इसका मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि यहाँ डिवोर्स नहीं होते, या यहाँ पर जो घर की हिंसा है वो नहीं होते, या रेप आदि जैसी समस्याएं नहीं होती, वो सब भी हैं, लेकिन उनकी मात्रा, संख्या कम है। भारत के रचनाकार अगर स्त्री की बात लिखते हैं तो उसमें जो स्त्री की घुटन दूसरी तरीके की दिखाई देगी, जबकि यहाँ पर रहने वाले जो रचनाकार हैं वो जब कहानी लिख रहे हैं तो यहाँ पे स्त्री शायद एक साझेदारी, अपने भीतर के, अतीत के और वर्तमान की समस्याओं में एक साझेदारी के लिए एक सहेली को ढूंढ रही हो, वो अधिक दिखाई देगा। और पुरुष के साथ में कहीं कहीं जहाँ पे पुरुष नहीं बदल पाया है अपनी पुरानी मानसिकता को, वहाँ उसके साथ एक द्वंद्व बराबर दिखता रहेगा। लेकिन साथ ही साथ एक नई साझेदारी की बात, एक नए सहयोग की बात भी हमें दिखाई अधिक देती है। अच्छा, यही एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर, क्योंकि हमको काम करने के लिए घर में मदद नहीं मिलती, माई हम जिसको कहते हैं वहाँ पे भारत में शब्द, वो हमारे यहाँ नहीं है। और अगर यहाँ पे कोई काम करने भी आता है तो बहुत अधिक पैसा लेता है। तो एक डिग्निटी ऑफ लेबर, इस शब्द को मैं इस्तेमाल करना चाहूँगी, वो यहाँ पर है। तो इसलिए जब हम भारत की कहानी पढ़ते हैं कि वहाँ पर जो शोषण की प्रक्रिया है चलती रहती है, घर में, बाहर, व्यापार के क्षेत्रों में भी, वो सब यहाँ पर घर के स्तर पर हमें कम दिखाई देती है। बल्कि यहाँ पर जो क्लर्क पैसा कमा रहा है जितना, उससे कहीं ज़्यादा घर में आकर सफाई करने वाला व्यक्ति या प्लम्बर या इलेक्ट्रीशियन कमा रहा होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो डिग्निटी ऑफ लेबर की बात है, समानता का भाव थोड़ा सा अधिक है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि यहाँ पे जो पूंजी है या सत्ता है वो शोषण का काम नहीं करती। लेकिन एक आम आदमी की ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अगर आपको कोई ये कहता है कि मैं टिम हॉर्टन्स, यहाँ का जो बड़ा चाय का कह सकते हैं रेस्टोरेंट है, उसमें मैं काम करता हूँ, या मैं घर में सफाई करती हूँ, तो उसको देख करके या सुन करके इस बात को लोग नाक मुँह नहीं सिकोड़ते, नाक मुँह नहीं सिकोड़ते कि अरे ये तो निचला काम करता है, बल्कि उसको बराबर से साथ में बैठा करके भी बातचीत करते हैं, उससे सम्मानपूर्वक ही व्यवहार किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ की जो कविताएं हैं उसमें हमें इस प्रकार का अनुभव भी कविताओं में, कहानियों में, संस्मरणों में दिखाई देता है। लेकिन ये कहने के बाद, समानता की बात कहने के बाद, जो एक बड़ा असमानता, बड़ा जो हमें अंतर है वो दिखाई देता है रंग भेद का। आप जानते हैं कि आजकल क्या हालात हो रहे हैं पूरे विश्व में, जो ब्लैक लोगों को लेकर के एक संग्राम छिड़ा हुआ है पूरे विश्व में। ये रंग भेद अभी भी दुर्भाग्य से कहें कि चलता है, और इसी असमानता में एक ही दबा छुपा भाव है जो भीतर ही भीतर कहीं ना कहीं अभी भी वाइट सुप्रीमेसी का जो भाव है वो भीतर ही भीतर कहीं ना कहीं बहता है। और इसी के चलते बाहर से जो आकर के रहने वाले भारतवंशी हैं वो भी कहीं ना कहीं इसके शिकार होते हैं। वो अपने रंग के कारण, अपने भीतर से आने वाली मसालों की गंध के कारण, बहुत बार ये सुनने को मिल जाता है कि अरे तुम्हारे में से तो स्पाइसेस की स्मेल आती है, तुम्हें बहुत परफ्यूम आदि दूसरे तरीके के लगाने चाहिए। उस तरीके से एक डिस्क्रिमिनेशन, एक भेदभाव जो है छिपा छिपा कहीं ना कहीं हमें दिखाई देता है।
जहाँ व्यक्ति को तरक्की देने की बात होती है या नौकरी पर लेने की बात होती है, अगर उसका नाम अलग तरीके का हो जो यहाँ के लोगों के द्वारा सही तरीके से वो उच्चारण ना कर पा रहे हो, तब भी वहाँ पे एक समस्या सी पैदा हो जाती है। तो बहुत सारे लोग अपना नाम बदल करके एक आसान नाम रखने की कोशिश करते हैं। भारत के लोग कहते हैं कि अरे भाई तुम लोगों ने तो नाम बदल के विदेशी हो गए। बात विदेशी होने की नहीं है, एक सहजता की, एक सहूलियत की बात होती है कि किस तरीके से यहाँ के समाज में हम अपने जीवन यापन को आसान कर सकें। उस जीवन यापन को आसान करने के लिए ही कई बार आसान नाम भी लोग रख लेते हैं और ये छोटा नाम रख लेते हैं, जिसके कारण कि यहाँ के लोगों से बहुत अधिक भेदभाव का जो बर्ताव है उन्हें वो ना मिले। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो हैं, बहुत अधिक हैं ये नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर सही मेहनत को भी स्वीकृति मिलती है, उसका बढ़ावा मिलता है, उसका मान होता है। अन्यथा बहुत सारे जो बड़े बड़े सीईओज हैं, कोका कोला और गूगल और इन सब जगहों पे भारतीय लोग आप जो देखते हैं वो आपको ना दिखाई देते। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि ये दबा ढका जो असमानता का और भेदभाव का भाव है वो कहीं ना कहीं अभी भी दिखाई देता है, जिसके चलते एक आशंका बनी रहती है भारतवंशियों के मन में कि भाई नौकरी ना छूट जाए। तो जिस तरीके से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, बड़े एक रोचक जो समानता है मुझे दिखाई दी जब मैं सोच रही थी इस विषय के बारे में, कि जैसे मध्यकाल में जीव, जगत और ईश्वर केंद्र में था, विचार के केंद्र में था, लेखकों के रचना संसार के केंद्र में था, उसी तरह लेखक के केंद्र में है नौकरी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, और अपने आप को इस समाज में सहज रूप से खपा लेने या जोड़ लेने, खपाना तो नहीं कहना चाहिए, जोड़ लेने की एक भावना, एक कार्य। नौकरी जो है वो हमारे विचार के केंद्र में आ जाती है, और नौकरी की अनिश्चितता या उसका जो दबाव है वो एक बहुत बड़ा डर और आशंका पैदा करता है। सारा जीवन इस नौकरी के आसपास घूम रहा है, 40-50 घंटे नहीं नौकरी करता अब आदमी, अब वो 60-70 से लेके 100 घंटों तक भी कई बार मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं वो इतना दबाव बना के रखती हैं कि वो इतना समय अपनी नौकरी को दे रहा है। और उसमें भी वो सेल फोन और जो कंप्यूटर हैं वो कंपनियां अपने कार्य करने वालों को दे देती हैं, और उससे वो 24 घंटे और 7 दिन के लिए बंद जाते हैं। हर थोड़ी देर बाद एक सेल फोन चेक किया जाता है कि कोई मैसेज तो नहीं आ गया ऑफिस की तरफ से, सेल फोन पे कोई एक संदेश तो नहीं आ गया कि ये काम करना है। तो इसके कारण एक लगातार दबाव, एक लगातार अनिश्चितता, एक लगातार भय का वातावरण रचनाकार भारतवंशियों के मन में बना रहता है। और इस दबाव के बीच में रहना और उसके बाद काम करना, नौकरियों पे काम करना, घर परिवार को संभालना और लेखन का कार्य करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। उसकी रचनाओं में एक अवसाद का भाव, डिप्रेशन का भाव दिखाई देने लगता है। तो अकेलेपन का भाव बड़ी पीढ़ी में जहाँ दिखाई देता है, वही नई पीढ़ी जो आज की पीढ़ी है, जो 30, 40, 50 साल के लोग हैं, वो अपनी नौकरी को लेकर के बहुत डरे रहते हैं। भारत में नौकरियों की अनिश्चितता नेशनल आने के कारण पिछले 20 वर्षों में यह अनिश्चितता बढ़ गई है। लेकिन मैंने अपने पिता को नौकरी के लिए चिंतित होते नहीं देखा, क्योंकि वो सरकारी नौकरी में थे। पर हम लोग जब यहाँ पे बराबर ये चिंता में रहते हैं कि कंपनियां चलेंगी कि नहीं। अब देखिए, आप जानते हैं कि कोरोना के समय कितने सारे लोगों का ले ऑफ हुआ, उनको छटनी हो गई, कंपनियां बंद हो रही हैं। आज के समय में जहाँ पे मृत्यु के कारण लगता है, वही दूसरा डर यह है कि आजीविका कैसे कमाई जाएगी। भारत में मजदूरों का पलायन जहाँ एक समस्या है, वहाँ भारतवंशियों का आज का अनुभव जो ये है कि कंपनी कहीं बंद ना आए। कंपनी के बंद होने पर नौकरी कौन देगा, क्योंकि नई नौकरियां तो आ नहीं रही, नया पैसा बाजार में आ नहीं रहा। जब बाजार इस तरीके से बैठ रहा है, स्टॉक मार्केट बैठ रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो लोगों की धड़कन भी, तापमान भी, उनका ब्लड प्रेशर भी ऊपर नीचे हो रहा है। तो हम चाहे पलायन ना कर पा रहे हों, हम कहीं करके कहीं, लेकिन इन स्थितियों के शिकार
हम सभी हो रहे हैं, चाहे वो एक वाइट कॉलर नौकरी कर रहा हो, चाहे वो ब्लू कॉलर की नौकरी हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो कंपनी में काम करने वाला मैनेजर हो, सबकी नौकरियां पड़ी हुई हैं। और ये राजनीति के कारण नहीं, ये एक प्राकृतिक भी कह सकते हैं, या जो भी आप इसको एनालिसिस दे रहे हैं वो नाम दे, लेकिन ये समस्या हमारे सामने आज के समय में है। और यही समस्या 2001 में जब आतंकवादी हमला हुआ था और 2008 में बनी हुई थी, तब भी इसी तरीके से पाँव के नीचे की ज़मीन हिली हुई थी कि क्या कर रहा है, कि भाव जो है वो दिखाई देते हैं। अब 2008 का जो रिसेशन यहाँ पर आया कनाडा में, अमेरिका में, उस तरीके का रिसेशन, तरीके की तीव्रता का, सघनता का जो भारत में नहीं आया। तो आप जब हमारी कहानी या कविता पढ़ें तो आप सोच सकते हैं, हैरान हो सकते हैं कि ये क्या लिख रहे हैं, लेकिन ये हमारी अनुभव की सच्चाई है। और इसी के कारण जो व्यक्ति की पूरी परिभाषा है वो बदल गई है, क्योंकि केंद्र में नौकरी है, एक हाय हाय, एक भाग दौड़, एक चिंता, वो सब बनी रहती है। और जब व्यक्ति 4 दिन के लिए भी कहीं छुट्टी मिल पाती है तो इन सब से मुक्त होकर के वो पूरी तरीके से अपने आप को उन छुट्टियों में डुबो देना चाहता है, उन आराम के क्षणों में डुबो देना चाहता है, जिसको बहुत सारी बार भारत के लोग भोगवादी संस्कृति कह देते हैं। पर आपको सच बताऊं, इतनी मेहनत करने के बाद अगर किसी को 4 दिन की छुट्टी मिलती है तो वो पूरी तरीके से एक एक क्षण का वो आनंद लेना चाहता है। तो ये भी एक अनुभव है। तो क्षणवाद, भोगवाद, ये कई बार क्या होता है कि जब इतना सारा मेहनत की जा रही है और अनिश्चितता में लगातार जी रहे हैं, तो मानवीय संवेदनाएं कहीं ना कहीं आहत होती हैं, प्रभावित होती हैं। तो व्यक्ति तटस्थ होने लगता है। ऐसे में कहते हैं कि संवेदनाएं कम हैं, विदेश में रहने वाले व्यक्ति की संवेदना कम है। पर आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि व्यक्ति की, मनुष्य की जो डिग्निटी है उसको बचाने का भाव यहाँ पर बहुत अधिक है। सड़क पर कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है, चोट खाया पड़ा हुआ है, तो उसको नज़रअंदाज करके कोई नहीं निकलेगा। वो 911 यहाँ के आपातकाल की जो फ़ोन नंबर है उस पर फ़ोन करेगा और व्यक्ति को अस्पताल तक पहुँचवाएगा। पुलिस तू तड़ा करके बात नहीं करेगी। तो हमारे भीतर वो उस तरीके का भय नहीं होगा जैसा कि हमें भारत की कहानियों में मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ की कहानियों में वो भय होगा कि, या एक तटस्थता होगी कि भाई हम तो इस अनिश्चितता में जीते ही हैं, हम तो और भी इस भय में जी रहा है, तो कौन सी बड़ी बात हो गई। इस तरीके की तटस्थता या मानवीय संवेदना का स्थिर हो जाना कभी कभी हमें दिखाई देता है, इन कहानियों में दिखाई देता है कि पड़ोस में एक व्यक्ति मर गया, 2 दिन से घर के अंदर ही बंद था, उसकी खबर लेने वाला कोई नहीं था, और फिर उसके बाद पता चला, और पड़ोसी लोग उसी प्रकार से अपनी ज़िंदगी जिए जा रहे हैं। तो उसको देख कर के ही लगेगा, भारत में पढ़ने वाले को लगेगा, अरे वहाँ पे तो कोई किसी की पूछता ही नहीं। लेकिन ऐसी भी बात नहीं है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि इतने सारे घंटों के बाद, मेहनत करने के बाद, यहाँ के लोग एक अजीब तरीके की अनिश्चितता में रहने के कारण थोड़ा सा दूरी बना लेते हैं, इस घटनाओं से, संवेदनाओं से कुछ थोड़ी कभी कभी दूरी बना लेते हैं। जो स्टॉक मार्केट की बात कर रही थी ना, उसके संबंध में मुझे एक कविता याद आती है कि स्वतंत्रता के आंकड़े उनकी है कि हर आधे घंटे के बाद दोहराता है रेडियो कुछ और आंकड़े, और मेरे रक्तचाप के आंकड़े निर्धारित करता है रेडियो। लगता है मेरी रगों में बहते रुधिर की मात्रा, और हार्ट मॉनिटर पर दिखाई देता है मार्केट का ग्राफ। मैं व्यस्त था कि ना चाहते हुए भी किसी और ने बेच दी मेरी। तो ये हो रहा है कि लाइफ वर्क बैलेंस किया जाए, परिवारों को समय दिया जाना चाहिए, तो इस तरीके की बातें हो रही है। लेकिन अभी तक हम वहाँ नहीं पहुँचे, और इन बातों को यहाँ पे रहने वाले लोग अपने नाटकों में, कहानियों में दिखाते हैं। आशा बर्मन जी ने कई नाटक लिखे और प्रस्तुत भी किए कि विडम्बना, लो कर लो बात, अनशन आदि में इनका जिक्र किया। इसके साथ ही कनाडा के रचनाकारों के अनुभव, प्रकृति का एक बहुत बड़ा योगदान है। बहुत सुंदर देश है, झीलों का, पहाड़ों का, प्रकृति के बदलते हुए रंगों का, पतझड़ में बहुत खूबसूरत रंगों का ये देश है। बहुत सारी प्रकृति से संबंधित रचनाएं भी हमें दिखाई देती हैं। मानुषी चैटर्जी ने बहुत सुंदर कविता लिखी, पतझड़ की पगलाई धूप, खाने खाने कूद रही है पतझड़ की पगलाई धूप।
और बहुत सारे लोगों ने प्रकृति के संबंध में रचनाएं लिखी। तो इस तरीके से प्रकृति, मनुष्य की प्रकृति, बदलते हुए संबंध, पैरों के नीचे की ज़मीन, नौकरी, नौकरी के दबाव, डर, भय, आशंकाएं, अकेलापन, बच्चों को अकेले बड़ा करने की समस्याएं, और फिर बाद में बड़ों के साथ बच्चों का बदलता हुआ समीकरण, ये सब भी दिखाई देता है। मित्रों, एक बात मैं ज़रूर से आज के इस वक्तव्य को समाप्त करने से पहले कहना चाहूँगी कि मानवीय संवेदनाएं सब जगह एक सी ही होती हैं, एक सी ही चिंताएं, एक सी ही बातें होती हैं। ज़मीन बदल जाने के कारण थोड़ा बहुत उनमें अंतर आता रहता है, क्योंकि राजनीतिक स्थितियाँ, आर्थिक स्थितियाँ कुछ अलग होती हैं, लेकिन पूरी तरीके से कोई भी किसी संबंध को खारिज नहीं करता। बहुत बड़ी गलतफहमी होती है भारत में रहने वाले लोगों को कि भारत से बाहर रहने वाले लोग, ख़ास तौर से जो यहाँ के जो मूल निवासी हैं, वे अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखते या बच्चों का ध्यान नहीं रखते। यहाँ पे रहने वाले, मैं सीधा तौर से गोरे, वाइट्स जिनको कहते हैं, वो लोग अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने और बहुत तरीके से व्यक्तित्व उनका विकसित करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। कहीं गिटार सिखाया जा रहा है, कहीं स्विमिंग सिखाई जा रही है, संबंध भी उनके आपस में अच्छे होते हैं। लेकिन हाँ, 18 वर्ष के बाद वो पूरी आज़ादी दे देते हैं अपने बच्चों को, जिसके कारण से कभी बच्चे भटकते हैं और फिर बाद में संभलते हैं। लेकिन अपने माता पिता का इतना ध्यान रखते हुए, उनकी चिंता करते हुए लोग भी मुझे यहाँ पे बहुत से लोग मिले हैं। हाँ, क्योंकि अपनी नौकरियों के दबाव के कारण, 70-80 घंटों के दबाव के कारण वो अपने माता पिता देख रेख नहीं दे पाते, इसलिए वो कई बार नर्सिंग होम में जाकर के उनको भर्ती करा देते हैं ताकि उनकी पूरी देख रेख हो सके। जिसको कई बार लोग सोचते हैं कि अपने माता पिता को इन्होंने छोड़ दिया, लेकिन वो अपने माता पिता को देखने जा रहे हैं, वीकेंड्स में देखने जा रहे हैं, इस तरीके की बातें दिखाई देती हैं। तो संबंध तो वही होते हैं, व्यक्ति की नीयत की बात है कि अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आप भारत में रहते हुए भी अपने बच्चों और अपने बड़ों के साथ संबंध बनाते हैं, अपने देश से, अपने ज़मीन के प्रति ईमानदार रहते हैं, राष्ट्र के प्रति प्रेम, और अपने देश को राजनीति के बीच में से बढ़ाते हुए उस ओर चलते हैं। लेकिन तो आप किसी भी ज़मीन पर रहें, स्वार्थ, अवसरवादिता, लोभ और रिश्तों के बीच केवल अपनी चिंता करने की बात हमें हर जगह दिखाई दे जाएगी। ये अभी ज़रूरी है हम सब के लिए, भारतवंशियों को बहुत काम करना है, क्योंकि अभी अपनी ज़मीन से हम जुड़ तो पाए हैं कहानियों में, लेखों में, लेकिन अभी हमें जुड़ाव अभी और आगे ले जाना है। स्थानीय राजनीति, स्थानीय जो हमारी आर्थिक स्थितियां हैं, उन चीज़ों के बारे में अभी बहुत कुछ लिखना बाकी है। और जैसा मैंने कहा कि कनाडा का तो लेखन संसार केवल 60-70 वर्षों का ही है। तो काम शुरू हुआ, काम शुरू होने के बाद जैसा आप जानते हैं कि शैशव काल के बाद बाल्यकाल और फिर धीरे धीरे युवा अवस्था, मैं कहूँगी, आ रही है हमारे लेखन की, कि हम सब लोगों से जुड़ करके बातचीत कर रहे हैं, और आज ये इंटरनेट के माध्यम से जुड़ करके हम अपने आप को समृद्ध कर पा रहे हैं और आपको अपनी बात बता पा रहे हैं। आप लोगों ने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, इस सब के लिए मैं आप करती हूँ। और मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ, आपके कमेंट्स भी नहीं देख पा रही हूँ मैं, लेकिन मैं आप सभी का बहुत ख़ास तौर से धन्यवाद करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे कनाडा के और भारतवंशियों के अनुभव और रचना संसार को साझा करने के लिए यहाँ आमंत्रित किया। मैं आप फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।